गौरव मैसेज कर रहा है कि लिंक ओपन नहीं हो रहा। जो मैंने अटेंडेंस के लिए आप लोगों को लिंक भेजा हुआ है वो ओपन नहीं हो पा रहा है कि आपसे। एक बार अटेंडेंस लिंक को वेरीफाई कर लो कि ये आप लोग फिल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कोई एक भी आप लोग अटेंडेंस फॉर्म को फिल करके बता दो। मैम वो लिंक रिसेंड कर दीजिए, दोबारा सेंड कर दीजिए लिंक। ओके, मैं लिंक आप लोगों को रिसेंड कर रही हूँ। अब एक बार आप लोग इसको फिल करके वेरीफाई कर लो कि ये आप लोग फिल कर पा रहे हो, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। फिल नहीं हो रहा है, अनुज भी बोल रहा है कि फिल नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? अब एक बार आप लोग ट्राई करो। अच्छा, फिल हो रहा है ना? अंकित ने रिप्लाई किया है कि फिल हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर एक का फिल हो रहा है तो सबका फिल होगा। बेटा मैंने जो न्यू लिंक भेजा है मे भी हो सकता है कि ठीक है, फिर अब आप लोग इसको फिल कर लेना। आप लोगों को पीडीएफ विजिबल है? बेटा पीडीएफ विजिबल है आप लोगों को? पीडीएफ विजिबल है? आप लोग मुझे ये बता दो। गौरव, कविता, कोई भी बताओ कि पीडीएफ विजिबल है आप लोगों को? हाँ मैम, दिख रहा है दिख रहा है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को यस मैम, विजिबल है। ओके बेटा, ठीक है। तो लास्ट थ्योरम हमने पढ़ी थी, इफ आउटर मेजर ऑफ एनी सेट इज जीरो देन सेट इज मेजरेबल। ठीक है, अगर किसी भी सेट की आउटर मेजर जीरो होती है तो हमारा सेट मेजरेबल होता है। तो हमारे पास एग्जांपल्स है सिंगलटन सेट का। सिंगलटन सेट हैव आउटर मेजर जीरो, दैट्स व्हाई सिंगलटन सेट इज ऑलवेज मेजरेबल। ठीक है। ऑल्सो एम्प्टी सेट की आउटर मेजर भी जीरो होती है, तो इट मीन्स एम्प्टी सेट एंड सेट ऑफ रियल नंबर हमने अभी इस लास्ट क्लास में प्रूव किया था कि एम्प्टी सेट एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स आर मेजरेबल। ठीक है। और हमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट पता है कि जो काउंटेबल सेट्स होते हैं उनकी आउटर मेजर जीरो होती है। उनकी आउटर मेजर जीरो होती है, इट मीन्स हमारे जो काउंटेबल सेट्स होते हैं मेजरेबल होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑल सेट्स हैविंग आउटर मेजर जीरो आर मेजरेबल। ठीक है। हमारे पास एक अनकाउंटेबल सेट का भी एग्जांपल है जिसकी आउटर मेजर जीरो होती है, दैट सेट इज कैंटर सेट। ठीक है, तो कैंटर सेट भी हमारा मेजरेबल सेट होता है बिकॉज इट्स आउटर मेजर इज जीरो। नाउ अवर नेक्स्ट थ्योरम इज, if E1 and E2 are measurable sets, then E1 union E2 is also measurable। ठीक है, हमें प्रूफ करना है if E1 and E2 measurable हैं तो उनका यूनियन भी measurable होता है। वॉइस क्लियर है ना बेटा आप लोगों को? यस मैम। ओके, ठीक है। तो मैम हमें एक बार लिंक शेयर कर दो। ओके बेटा, मैं दोबारा से लिंक शेयर कर दे रही हूँ अटेंडेंस के लिए। तो हमें गिवन अगर E1 सेट E1 एंड E2 मेजरेबल हैं तो हम पहले E1 के लिए कंसीडर कर लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबिलिटी, इफ E1 सेट इज मेजरेबल देन फॉर एनी आर्बिट्ररी सेट A
we have condition m star a equals to m star a intersection e1 plus m star a intersection e1 complement. ठीक है, this is by definition of measurability. If any set is measurable, then for any arbitrary set a we can write this. ठीक है, अब लेकिन हमें प्रूफ करना है यूनियन के लिए. ठीक है, तो E1 के लिए भी ये कंडीशन होल्ड करती होगी, E2 के लिए भी ये कंडीशन होल्ड करती होगी. और जो ये ए सेट है ये कोई भी एक आर्बिट्रेरी सेट होता है. ठीक है, हम अपनी मर्जी से कोई भी सेट ले सकते हैं. तो ए यूनियन इवन तो हमारे प्रूफ में कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन ए इंटरसेक्शन इवन कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास में ये आ रहा है, इसको हमें रिमूव करना है. ठीक है, तो इसको हम रिमूव कैसे करेंगे? अब जो E2 सेट है, हमें E2 सेट भी मेजरेबल गिवन है, तो आपने E2 सेट के लिए कोई एक नया आर्बिट्रेरी सेट कंसिडर करना है. ठीक है, तो हम अब A इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट, ये भी एक आर्बिट्रेरी सेट होगा, तो इसको हम E2 के लिए कंसिडर कर लेते हैं, जो हमें आर्बिट्रेरी सेट A लेना होता है. तो E2 is also measurable. Now take A intersection E1 complement as an arbitrary set. ठीक है, तो by definition of measurability we have M star A intersection E1 complement. देखो हम क्या कर रहे हैं, जो A सेट है, A सेट को E2 के लिए A intersection E1 complement ले रहे हैं. ठीक है, तो अब by definition of measurability आ जाएगा M star A intersection E1 complement equals to M star A intersection E2 होता है. ठीक है, तो A की जगह पे A intersection E1 complement आ जाएगा प्लस A इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन A की जगह पे हम ले रहे हैं A इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं. ठीक है, अब हमारे पास में देखो नेक्स्ट लाइन में जो सेट थ्योरी के फॉर्मूले कुछ यूज हो रहे हैं हमारे पास में. फर्स्ट वाले टर्म में तो कुछ नहीं करा हमने, A इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 लिख दिया, प्लस सेकंड वाले पे M स्टार A इंटरसेक्शन E1. देखो ये आपका वैसे बनेगा क्या, A इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट बनेगा. ठीक है, आप लोगों में से किसी को भी डी मॉर्गन्स लॉ याद है? E1 यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डी मॉर्गन्स लॉ होता है हमारे पास में सेट थ्योरी में. A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया डी मॉर्गन्स लॉ से, बिकॉज E1 यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, और अगर यही हमारा इंटरसेक्शन पे हो तो वो यूनियन में चेंज हो जाता है. ठीक है, डी मॉर्गन यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देता है एंड इंटरसेक्शन को यूनियन में. तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ ये वाली लाइन A इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट हमारा बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ हो गया A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट हो गया. तो अब हमें जो प्रूव करना है वो भी हमें ध्यान में रखना है कि हमें E1 यूनियन E2 को मेजरेबल प्रूव करना है. ठीक है, तो ये वाला टर्म तो, क्योंकि E1 यूनियन E2 मेजरेबल कब होगा, जब किसी आर्बिट्रेरी सेट A के लिए हमारे पास में ऐसी कंडीशन होल्ड करेगी कि M स्टार A इक्वल्स टू M स्टार A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 प्लस M स्टार A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, जो मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन है. अब जो ये वाला टर्म है देखो ठीक है, ये आर्बिट्रेरी सेट, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो ये वाला टर्म है, ठीक है, जब हमें प्रूफ करना है ये वाला टर्म तो आना चाहिए, लेकिन ये वाले टर्म की जगह पे क्या आना चाहिए, M स्टार A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2. अगर ये वाला टर्म M स्टार A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 बन जाता है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारा जो सेट E1 यूनियन E2 होगा वो मेजरेबल होगा. ठीक है, तो इस वाले सेट को देख लेते हैं कि क्या ये इसके इक्वल बनता है. मेरे कहने का मीनिंग ये है कि आप लोगों ने E1 यूनियन E2 को मेजरेबल दिखाना है. ठीक है, तो मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन के लिए अगर हमारे पास में M स्टार A इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे ये वाला टर्म तो A इंटरसेक्शन चल रहा है, अगर हम इसको ऐसा लेके आ जाए कि M स्टार A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2, E1 यूनियन E2 प्लस सेकंड टर्म, तो ठीक है, सेकंड टर्म हमारे पास प्रूफ में आना चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट वाला टर्म है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो ये सेकंड टर्म है इसमें आर्बिट्रेरी सेट A है, तो इट मींस जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर भी M स्टार A इक्वल्स टू ये वाला टर्म M स्टार A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 प्लस M स्टार A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, हमें ये चेक करना है. इट मींस इस टर्म की वैल्यू में भी हो सकता है कि जो हमें लेके आना है वो वैल्यू बन जाए, तो हम चेक करते हैं.
अब हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। एम ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इंटरसेक्शन को यूनियन के ओवर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2, ये हमारे पास में आ गया। फिर नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन E1, ठीक है। देखिए यूनियन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाले टर्म्स है ना मैं वो यूज कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला टर्म लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ए इंटरसेक्शन E2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर आप E1 कॉम्प्लीमेंट यानी कि E1 के अलावा बाकी के पॉइंट्स आ जाएंगे, E1 के कॉम्प्लीमेंट के साथ में आप अगर E2 का इंटरसेक्शन लोगे तो E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट E2 के ही तो इक्वल आएगा। आप E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वो E2 के ही इक्वल आएगा, ठीक है। जो भी चीज अगर सेट थ्योरी में हमें डाउट होता है तो सिंपल सा केस होता है कि हमें एक वेन डायग्राम बना लें। वेन डायग्राम में आप लोग बना के देखना कि अगर आप E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो E2 के ही इक्वल आएगा, ठीक है। सबसे सिंपल चीज होती है सेट थ्योरी के लिए, वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत बड़े बड़े जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते थे हमारे पास में क्लास 11-12 में, वो हमारे सिंपल एक वेन डायग्राम से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम मेजरेबिलिटी, आपने आउटर मेजर का फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास में यूनियन के केस में एम स्टार ए यूनियन बी क्या होता है, एम स्टार ए यूनियन बी होता है, एम स्टार ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू एम स्टार ए प्लस एम स्टार बी हमारे पास में फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब अगर ये वाला फॉर्मूला इस पूरे सेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन E1 बीच में यूनियन है, इन दो सेट्स के यूनियन के लिए अगर हम मेजरेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करें, एक सेट इसको सपोज कर लें, एक सेट इसको, और बीच में हमारा यूनियन चल रहा है, ठीक है। तो एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन एम ए इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट हमारा आ जाएगा लेस देन इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 दिस सेट प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन E2 प्लस E1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दूसरा टर्म ये आएगा हमारे पास में, लेकिन जो ये वैल्यू है ये इक्वल है ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 के, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड को हम एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों का सम आ गया हमारे पास में, ये टर्म यहाँ पर सेम ऐसे लिखा हुआ है, और ये टर्म दूसरा टर्म है ए इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट। अब आप लोग इक्वेशन 2 को देखो, इक्वेशन 2 में एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट E2, ये चीज यहाँ पर इक्वेशन 2 में है। तो इक्वेशन इसकी हेल्प से यहाँ से हम एम स्टार ए इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनइक्वलिटी चल रही है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो टर्म हमें नहीं चाहिए उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये इनइक्वलिटी का साइन यहाँ ग्रेटर आ जाएगा, हमारे पास में आ गया एम स्टार ए इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट ग्रेटर एंड इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2, और ये वाला टर्म भी हमारा यहाँ चले जाएगा माइनस एम स्टार ए इंटरसेक्शन E, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 3। नाउ वी सब्स्टिट्यूट वी यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 2 का इक्वेशन 3 का इक्वेशन 2 में यूज करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एम स्टार ए, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास में ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, एम स्टार ए इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 प्लस दिस हमारे पास में, तो हमारे पास में आ गया एम स्टार ए ग्रेटर एंड इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैंने वैसे यहाँ पे एम स्टार इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। इक्वेशन 2 एंड 3 का, सॉरी हमने क्या किया है यहाँ पे, इक्वेशन 2 एंड 3 का इस वाली इक्वेशन में यूज किया हुआ है, तभी तो वैल्यू हमारे पास में आएगी। इक्वेशन 2 का भी एंड इक्वेशन 3 को हमने सब्स्टिट्यूट करा है यहाँ एमएस ये इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास में ये चीज आया, और फिर बाद में फाइनली आप लोग यूज करके देख लेना, आपके पास में ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, एम स्टार ए ग्रेटर एंड इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन में बताया था, डेफिनेशन की जस्ट बात कि अगर हमें किसी भी सेट को मेजरेबल दिखाना होता है तो हमें एम स्टार ए exactly equals to m star a intersection E1 union E2 plus m star a intersection E1 union E2 कॉम्प्लीमेंट दिखाना होता है, ठीक है, इक्वल टू दिखाना होता है। लेकिन जो m star a लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन होती है वो ऑब्वियस है कि वो होती ही होती है, तो मैंने आप लोगों को रिमार्क में लिखाया था, तो मेजरेबल दिखाने के लिए इतना दिखाना सफिशिएंट है कि m star a ग्रेटर एंड
and equal to m star a intersection this plus m star a intersection दिस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमारे पास में ये मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है E1 यूनियन E2, दैट्स व्हाई E1 यूनियन E2 इज मेजरेबल, ठीक है। तो आप लोगों ने एक रिजल्ट याद रखना है कि अगर हमारे पास में दो मेजरेबल सेट हैं तो उनका यूनियन भी मेजरेबल होता है। तो इसी को जब आप जनरलाइज करेंगे तो इट मींस फाइनाइट यूनियन, अगर आपके पास में तीन सेट हो E1 यूनियन E1 E2 E3 तीन मेजरेबल सेट्स हैं तो उनका यूनियन भी हमारा मेजरेबल होगा। आप लोग बताओ कि इस प्रूफ में कोई डाउट है? बेटा ये थ्योरम समझ में आ गई? मैम एक बार उस अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दो। ठीक है बेटा, मैं चैट बॉक्स में फिर से शेयर कर रही हूँ। क्या करती है यार तू, दूध रख के भूल जा रही है। बेटा मैंने चैट बॉक्स में अटेंडेंस के लिए लिंक शेयर कर लिया है, आप लोग फिल कर लेना, ठीक है। तो हमारा जो जस्ट अभी हमने प्रूफ रिजल्ट प्रूफ किया कि दो सेट अगर मेजरेबल हैं तो उनका यूनियन भी मेजरेबल होता है, उस रिजल्ट को आप लोग जनरलाइज कर सकते हैं फाइनाइट सेट के लिए, ठीक है। अगर E1 E2 E3 अप टू सोन En कोई हमारे पास में फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं तो उनका यूनियन भी मेजरेबल होगा। अब आपके पास को अगर आपको ये रिजल्ट प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आए तो आप लोग दो सेट का यूनियन अगर मेजरेबल प्रूफ कर दोगे तो आप लोग उसको फिर तीन के लिए लिखोगे, उसी को जनरलाइज करके, क्योंकि E1 यूनियन E2 अब आपका मेजरेबल है, E3 भी मेजरेबल है तो E1 यूनियन E2 E3 भी मेजरेबल आ जाएगा। ऐसे ही आप इस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा prove that intersection difference and symmetric difference of two measurable sets are measurable, ठीक है। हमने यूनियन प्रूफ किया था, यूनियन एग्जाम में ज्यादातर यूनियन पूछा जाता है क्योंकि इंटरसेक्शन डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस को मेजरेबल दिखाना बहुत इजी है, तो ज्यादातर इसीलिए यूनियन ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो जैसे हमने यूनियन को प्रूफ किया, इसी रिजल्ट का यूज करके हम इंटरसेक्शन डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस को मेजरेबल दिखाएंगे, ठीक है। हमें गिवन है कि E1 एंड E2 आर मेजरेबल सेट्स। नाउ बाय प्रीवियस थ्योरम वी नो E1 यूनियन E2 इज आल्सो मेजरेबल। इफ एनी टू सेट्स आर मेजरेबल देन देयर यूनियन इज आल्सो मेजरेबल, ठीक है। हमने इसका यूज किया। तो E1 मेजरेबल है तो हम लोगों ने एक और थ्योरम प्रूफ करी थी कि कोई सेट मेजरेबल होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी मेजरेबल होता है। तो E1 मेजरेबल है तो दिस इंप्लाइज दैट E1 complement is also measurable. E2 measurable also implies that its complement is also measurable. अब आपके पास में है कि E1 complement मेजरेबल सेट है, E2 कॉम्प्लीमेंट भी एक मेजरेबल सेट है, तो इन दोनों का जो यूनियन सेट होगा वो भी मेजरेबल होगा बाय प्रीवियस रिजल्ट, ठीक है। तो E1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट भी एक मेजरेबल सेट होगा। अब अगेन आप इसमें डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर लो तो ये हो गया हमारा E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये मेजरेबल है तो क्योंकि ये तो इसके एग्जैक्टली इक्वल होता है बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी हमारा एक मेजरेबल सेट आ गया। अब आपका कोई सेट अगर मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी मेजरेबल होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि कोई सेट मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी हमारा मेजरेबल होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास में ये सेट आया कि ये मेजरेबल है तो इसका जब आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हमारे पास में खुद वो सेट आ जाता है, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो हमारे पास में ये सेट मेजरेबल है तो इसकी आप एक और लाइन लिख सकते थे कि E1 यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो मेजरेबल, ठीक है। बिकॉज एनी सेट इज मेजरेबल देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सेट इज आल्सो मेजरेबल, तो वो हमारा आ जाएगा इक्वल टू E1 इंटरसेक्शन E2 इज मेजरेबल, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है, देखिए हमारे सारे रिजल्ट इसमें यूज हुए हैं कि अगर कोई सेट मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी मेजरेबल होता है, और अगर दो सेट मेजरेबल हैं तो उनका यूनियन सेट भी मेजरेबल होता है। हमने इन दो रिजल्ट का यूज किया है इसको प्रूफ करने, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो गया कि इफ एनी टू सेट्स आर मेजरेबल देन देयर इंटरसेक्शन सेट इज आल्सो मेजरेबल। अब नेक्स्ट रिजल्ट है डिफरेंस के लिए कि अगर E1 and E2 are any two measurable sets then their difference E1 minus E2 is also measurable, ठीक है। देखो इसका प्रूफ भी बहुत इजी है। E1 माइनस E2 को हम ये लिख सकते हैं कि E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, दोनों चीज सेम आती है। देखो मैं इसको आपको वेन डायग्राम से बना के दिखाती हूँ कि दोनों चीज सेम कैसे आती है।
हमारे पास में E1 माइनस E2 है। अगर हमारे पास में ये सेट E1 है, जो बड़ा वाला सर्किल है, अगर ये E1 है और जो छोटा सर्किल है वो अगर E2 है, ठीक है, तो E1 माइनस E2 कौन सा रीजन होता है? जो E2 में नहीं है, ठीक है, दैट पार्ट ऑफ E1 विच इज नॉट इन E2, ठीक है, ओनली जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा होता है E1 माइनस E2, ठीक है। तो E1 माइनस E2 आप उसको लिखे या E1, अब E2 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? E2 को छोड़ के बाकी सेट, ठीक है, E2 कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये पूरा रीजन आ जाएगा E2 कॉम्प्लीमेंट में, ये पूरा जो रीजन आएगा वो हमारा E2 कॉम्प्लीमेंट आता है, बस E2 को छोड़ देना है, वो हमारा E2 कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अब अगर आप E1 सेट का E2 कॉम्प्लीमेंट के साथ में इंटरसेक्शन लोगे तो तब भी आपको यही रीजन मिलेगा, तब भी हमको यही रीजन मिलेगा, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। आप लोग को वेन डायग्राम से दिख रहा है, आप लोग रफ में खुद से ट्राई कर लेना, क्योंकि वेन सेट थ्योरी का कोई भी कंसेप्ट अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप सिंपल सा एक काम करो, आप वेन डायग्राम बनाओ तो आप लोगों को वो इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम E1 माइनस E2 को E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। तो अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है कि अगर E1 एंड E2 आपको मेजरेबल गिवन है, एंड यू नो if E2 set is measurable then E2 complement is also measurable। और अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है कि if any two sets are measurable then their intersection set is also measurable, ठीक है। तो E1 measurable है, E2 complement measurable है, तो E1 intersection E2 complement भी हमारा measurable होगा। जस्ट ऊपर इंटरसेक्शन वाले रिजल्ट को हमने प्रूफ किया, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो गया कि डिफरेंस ऑफ एनी टू मेजरेबल सेट्स इज ऑल्सो मेजरेबल। सिमिलरली आप E2 माइनस E1 को भी दिखा सकते हो, आप E2 माइनस E1 को लिख दोगे E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब लास्ट है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। बेटा आप लोगों को सिमेट्रिक डिफरेंस की इसके लिए डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि E1 सिमेट्रिक डिफरेंस E2 का ये नोटेशन होता है, और इसको डिफाइन किया जाता है E1 सिमेट्रिक डिफरेंस E2 को E1 माइनस E2 यूनियन E2 माइनस E1, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, अगर डेफिनेशन पता है तो हम इजीली प्रूफ कर लेंगे कि E1 सिमेट्रिक डिफरेंस E2 भी हमारा मेजरेबल होता है। अब अभी हमने प्रूफ किया है कि इफ E1 and E2 measurable then E1 minus E2 is also measurable and E2 minus E1 also measurable, या इसको आप इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख लो। अब ये सेट आपका मेजरेबल है, ये अभी हमने प्रूफ किया था कि ये सेट हमारा मेजरेबल है, ये वाला पार्ट मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है, एंड वी नो इफ एनी टू सेट्स आर मेजरेबल देन देयर यूनियन इज आल्सो मेजरेबल। तो हमारा प्रूफ हो गया कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट्स इज आल्सो मेजरेबल, ठीक है। तो ये प्रूफ हमारा बहुत इजी प्रूफ है, लेकिन इसके लिए आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि इफ एनी टू सेट्स आर मेजरेबल देन देयर यूनियन सेट इज आल्सो मेजरेबल, एंड इफ एनी सेट इज मेजरेबल देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सेट इज आल्सो मेजरेबल, ठीक है। तो इन रिजल्ट्स को ही हमने जनरलाइज किया है कि अगर हमारे पास में कोई फाइनाइट कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स है तो उनका फाइनाइट यूनियन भी हमारा मेजरेबल होता है और फाइनाइट इंटरसेक्शन भी हमारा मेजरेबल होता है, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है बुलियन अलजेब्रा की, ठीक है। इसमें मेजर थ्योरी में आप लोगों ने इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमारे पास में एफ सिग्मा सेट पढ़ा हमने, जी डेल्टा सेट पढ़ा। अब हमारे पास सारी चीजें वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अब बुलियन अलजेब्रा में हमारे पास में एफ सिग्मा सेट और जी डेल्टा सेट का किस तरीके से यूज होता है हम वो देखेंगे कि बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या है। जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी इसमें हेल्प करती है। आप लोग इस रिजल्ट को याद रखना कि इफ we have any finite collection of measurable sets then their finite union and the finite intersection is also measurable, ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि बुलियन अलजेब्रा होती क्या, ठीक है। तो अ नॉन एम्प्टी कलेक्शन A of subsets of, जैसे टोपोलॉजी की डेफिनेशन से थोड़ा थोड़ा मिलती जुलती होती है बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन, ठीक है। टोपोलॉजी में भी हम जिस सेट में टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं उसके सबसेट्स का कलेक्शन लेते हैं, और वो सबसेट्स का कलेक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन टोपोलॉजी फॉर्म करता है। तो सेम केस बुलियन अलजेब्रा में भी है कि हमारे पास में कोई अ नॉन एम्प्टी कलेक्शन A ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट S, ठीक है। कोई एक आर्बिट्रेरी सेट है S, कोई एक आर्बिट्रेरी सेट S है, हमें क्या करना है, इसके सबसेट्स का कलेक्शन लेना है, ठीक है। कोई आर्बिट्रेरी सेट S है, इसके सबसेट का कलेक्शन लेना है, और ये कलेक्शन हमारा सिंपली अलजेब्रा भी बोलते हैं या बुलियन अलजेब्रा भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि बुलियन ने इस अलजेब्रा को डिफाइन किया था, इसलिए उसके नाम पे इसका नाम बुलियन अलजेब्रा रखा गया है। सिंपली अलजेब्रा भी बोल सकते हैं या बुलियन अलजेब्रा। तो इसको बुलियन अलजेब्रा या सिंपली अलजेब्रा कब बोलते हैं, जब इस सेट ए के पास में जो सबसेट्स का कलेक्शन है, जो ये सेट ए, ये एम्प्टी सेट को कंटेन करे और
P and Q बिलोंग्स टू A है तो इनका यूनियन भी जब उस सेट में बिलोंग करे, और एक और कंडीशन कि P जब A में बिलोंग करे और उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी उस जो कलेक्शन है उसमें अगर बिलोंग करता है। कॉम्प्लीमेंट्री सेट को डिफाइन कैसे किया जाता है? यूनिवर्सल सेट माइनस ओरिजिनल सेट, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में यूनिवर्सल सेट का काम करेगा सेट S, क्योंकि हम इसके ही सबसेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो P कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा S माइनस P। तो सिर्फ 3 कंडीशन हमें चेक करनी होती है। कोई भी आर्बिट्ररी सेट S के सबसेट्स का हमें कलेक्शन लेना है, और वो कलेक्शन हमारा अलजेब्रा कब फॉर्म करता है? जब उसके पास में एम्प्टी सेट बिलोंग करे और P एंड Q बिलोंग करे, तो उसका यूनियन भी उसके पास में हो। P Q belongs to A implies that their union also belongs to A, and if P belongs to that collection, then its complement also belongs to that collection. If this collection satisfies these 3 properties, then we say this collection form an algebra, ठीक है, also known as Boolean algebra. तो सिंपल डेफिनेशन है ना Boolean algebra की, ये समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास में जो बूलियन अलजेब्रा होती है, अंडर यूनियन भी क्लोज्ड होता है, क्योंकि 2 सेट अगर बिलोंग कर रहे हैं तो उनका यूनियन सेट भी अलजेब्रा में बिलोंग कर रहा है, और अगर सेट बिलोंग कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास फ्रॉम दिस डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट एन अलजेब्रा इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन। अभी मैं नेक्स्ट थ्योरम को जब प्रूफ करूंगी तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि फाइनाइट इंटरसेक्शन भी इसमें क्लोज्ड कैसे होगा, ठीक है। अंडर फाइनाइट यूनियन एंड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन हमारे पास में जो बूलियन अलजेब्रा होता है वो क्लोज्ड होता है। जैसे टोपोलॉजी के केस में हमारे पास में आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स ओपन होता है, लेकिन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन हमारा क्लोज्ड नहीं होता है। जो हमारी टोपोलॉजी होती है यूनियन के अंडर क्लोज्ड होती है, और इंटरसेक्शन में फाइनाइट इंटरसेक्शन भी हमारा क्लोज्ड होता है। तो हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम हमारी इसी का प्रूफ है, ठीक है। इफ E1 E2 En बी अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स बताओ मैम। टू सेट से अगर A1 और A2 है तो उनका जो इंटरसेक्शन 5 होगा तो उसे डिसजॉइंट उसको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमें एक कलेक्शन लेना है डिसजॉइंट सेट्स का। इफ E1 E2 En बी अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स, देन फॉर एनी सेट A हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है कि M स्टार आउटर मेजर, M स्टार यानी कि आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ दीज ऑल मेजरेबल सेट्स, ठीक है। फाइनाइट यूनियन ऑफ दीज मेजरेबल सेट्स A इंटरसेक्शन यूनियन I varies from 1 to n EI equals to सिग्मा I varies from 1 to n M star A intersection EI। देखो हम लोगों ने जब आउटर मेजर में थ्योरम प्रूफ करी थी तो हमारे पास में आउटर मेजर में था M स्टार यूनियन I varies from 1 to n EI लेस एन इक्वल टू था M सिग्मा I varies from 1 to n M star EI। वहां पे लेस देन इक्वल टू होता है, यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है, ठीक है। जब हमारे पास में E1 E2 ये मेजरेबल कलेक्शन ऑफ सेट्स चल रहा है और ये हमारे डिसजॉइंट सेट्स है, वहां पे ओनली उसको हम जो अब आप लोग उस रिजल्ट को भी आज आप लोग देखना, उस रिजल्ट पे हमने स्टेटमेंट लिखा था इफ E1 E2 En बी अ कलेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। हमने वहां पे कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स नहीं बोला था। जब ये E1 E2 कोई भी आर्बिट्ररी सेट्स होते हैं तो उस टाइम पे लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन होती है, लेकिन अगर ये E1 E2 डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स बन जाते हैं तो जो ये वैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन भी है, लेकिन यही अगर यहाँ पे ये E1 E2 हमारे मेजरेबल सेट्स नहीं होते, ओनली आर्बिट्ररी सेट्स चल रहे होते, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला लेस देन इक्वल टू में होल्ड होता है। लेकिन जब मेजरेबल सेट्स आ गए तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली इक्वल आ गया हमारा। लेकिन हमारी जो मीटिंग चल रही है वो उसका टाइम अप होने वाला है, तो प्रूफ इसका हमारा हो नहीं पाएगा, सिर्फ 3 मिनट बचे। वैसे 3 मिनट में हो जाएगा शायद प्रूफ। मैं आप लोगों को फिर PDF शेयर कर दूंगी तो आप लोग PDF से देख लोगे। मैम ठीक है? अटेंडेंस सेंड कर दीजिए। मैं लिंक आप लोगों को दोबारा से सेंड कर रही हूँ। बेटा आप लोग लिंक आप लोगों को क्लास जब तक मैं ले रही हूँ तब तक ही आप लोगों को इस लिंक को फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने जिसने अटेंडेंस लिंक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप लोग फिल कर लीजिए। हम सो नहीं हो रहा है यहाँ पे, सो नहीं हो रहा, मैं दोबारा अब चेक करो। सो नहीं हो रहा क्या अभी भी? नहीं यार मैं नहीं। ओके अब आ रहा होगा। अब आप लोग चैट बॉक्स में देखो, आपको लिंक दिख रहा होगा। हाँ आ गया। बस मैं
हाँ, तो आ गया। 2 मिनट बचे हुए हैं, आप लोग लिंक फिल कर लो। मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप लोग प्रूफ देख लेना। मैं फिर क्लास कल स्टार्ट होने से पहले ये 2 प्रूफ आप लोग को, पहले ये प्रूफ डिस्कस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वैसे काफी बचा हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसको कल कर लेंगे। आप लोग अटेंडेंस लिंक अगर फिल कर लेंगे तो बताना, फिर मैं मीटिंग एंड कर दूंगी। जिसकी अटेंडेंस हो गई है वो मीटिंग लेफ्ट कर सकता है, अब इसको हम कल करेंगे।